एक डाकू ने एक जमींदार को पत्र लिखा और कहा कि 20,000 रुपए की व्यवस्था करके रखो, हम तय समय पर आकर उसे ले जाएंगे। अब जो जमींदार था पत्र को देखता है तो वह पहचान जाता है, क्योंकि उस डाकू के बारे में वह जमींदार अच्छी तरह से भली भांति जानता था कि वह किस तरह का डाकू है। अब जो डाकू था अपनी गैंग के साथ उस गांव में जो है जमींदार के पास पहुंच जाता है। जब जमींदार के पास डाकू पहुंचता है, जमींदार उसे देखता है तो कहता है कि ये लो चाबी, तिजोरी की चाबी पकड़ाते हुए अपने, और कहता है कि अंदर जो है तिजोरी है, जाकर जितने पैसे लेना है ले लो। डाकू जो है उस चाबी को लेकर घर के अंदर जाता है और तिजोरी को जैसे ही खोलता है तो देखकर हैरान रह जाता है। उसको बड़ा ही आश्चर्य होता है कि इसमें तो लाखों रुपए पड़े हैं, जबकि उसने मांगे थे सिर्फ 20,000 रुपए। डाकू चुपचाप बाहर आता है और जमींदार को जो है बताता है कि मैंने तो सिर्फ आपसे 20,000 रुपए मांगे थे, लेकिन आपने तो तिजोरी सौंप दी हमें, बात क्या है। जमींदार कहता है कि जिस डाकू के नाम से वह पत्र हमने पढ़ा था, जिस डाकू के नाम से वह पत्र था, मैं उसे भली भांति पहचानता हूँ, जानता हूँ। वह जितना कहता है उतना ही करता है, तो हमें यकीन है, पूरा उस पर विश्वास है कि वह 20,000 रुपया मांगा है तो सिर्फ 20,000 ले जाएगा। इसीलिए हमने जो है तिजोरी की चाबी खुद पकड़ा दिया, उसे ले जाए जितना भी ले जाना है। डाकू जब अपने बारे में ऐसी बात सुनता है तो बड़ा ही खुश होता है। वह सोचता है कि गांव के लोग उसके बारे में कैसा कैसा विचार रखते हैं, कैसा कैसा उसके बारे में सोचते हैं। अब जो डाकू होता है जमींदार को तिजोरी की चाबी वापस कर देता है और उसे पकड़ाते हुए कहता है कि हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, हमें नहीं चाहिए आपके पैसे। वह चुपचाप वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जो जमींदार साहब होते हैं उस अलमारी से अपनी तिजोरी से 20,000 रुपए निकाल कर उस पैसे से कुएं खुदवाते हैं, जनता के लिए पानी पीने के लिए, स्कूल बनवाते हैं, धर्मशालाएं बनवाते हैं। 20,000 रुपए में इतना सब कुछ हो जाता है, इसलिए क्योंकि ये जो बात है 100 साल से भी ज्यादा पीछे की बात है। उस समय के जो 20,000 रुपए होते थे 50 लाख के बराबर होते थे। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है मुरादाबाद, और मुरादाबाद का ही एक गांव पड़ता है हरथला गांव। और इसी हरथला गांव का एक बंजारा समुदाय में एक लड़का जिसकी उम्र 17 वर्ष होती है लगभग, इसके पिताजी को जो अंग्रेज होते हैं पकड़ कर ले जाते हैं। पकड़ कर ले जाते हैं तो उसे ऐसी जगह कैद करके जो है रखते हैं जहां पर पहले भी बहुत सारे जो भारतीय होते हैं कैदी, जिन्हें कैद करके रखा जाता है। और उनको इसलिए पकड़ के ले जाया जाता है, इसलिए कैद किया जाता है वहां पर, क्योंकि वे जो है ईसाई धर्म कबूल नहीं कर रहे होते हैं। उनका मानना होता है कि जो भी कोई ईसाई धर्म कबूल कर लेगा उसे छोड़ दिया जाएगा, और जो नहीं कबूल करेगा उसे नहीं छोड़ा जाएगा। यही बात जब उस लड़के का पिता अपने घर पर आकर परिवार में बताता है तो वह लड़का यह सब बात जब सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। और गुस्सा आता है तो वह अपने मन में एक संकल्प लेता है कि मैं जो है अब अंग्रेजों की जो जड़ है इसे हिला कर रख दूंगा। इसके बाद जो लड़का होता है डाकू बन जाता है। डाकू बनकर वह लगभग 100 लोगों की गैंग तैयार करता है। उसकी गैंग में 100 डाकू होते हैं। धीरे धीरे वह लूटपाट, चोरी, डकैती करना शुरू कर देता है, यानी एक गलत रास्ता अपना लेता है। लेकिन उसके कुछ उसूल भी होते हैं, कुछ उसके कायदे कानून भी होते हैं, उनका भी वह पालन करता है। जब वह डाकू बन जाता है तो अपने 100 लोगों के गैंग के साथ एक दिन एक जो है जमींदार के घर पर धावा बोल देता है। उस समय नई नई जो है उसके लड़के की शादी हुई थी, उसकी बहू उसके घर में आई थी। अब डाकू सुल्ताना जो होता है उस जमींदार से कहता है कि हमने जो है तुम्हारे घर को चारों तरफ से घेर लिया है, हमारी एक मांग है 10,000 रुपए और एक बंदूक। अगर तो तुम इसे दे देते हो आराम से तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद इस घर को हम खुद ही खंगालना शुरू करेंगे और जो हमारी मर्जी होगी उससे ले जाएंगे। जो जमींदार होता है उसे डाकू सुल्ताना के बारे में पूरी बात पता होती है, वह पूरी तरह से उससे वाकिफ होता है। वह बड़े ही आराम से 10,000 रुपए और एक बंदूक जो है उसे सौंप देता है। इसके बाद जो डाकू सुल्ताना होता है अपनी गैंग के साथ वापस अपने अड्डे पर आ जाता है। अड्डे पर आकर जैसे वह बैठा था तो उसे एक खबर मिलती है, उसी का एक साथी बताता है कि अपने ही गैंग का एक व्यक्ति, एक डाकू जो है, उसकी जो बहू थी जिसके यहाँ से हम 10,000 रुपए और बंदूक लेकर आए हैं, उसको भी अगवा कर लाया है, उठा लाया है। सुल्ताना डाकू जैसे यह बात सुनता है उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वह उस डाकू को, अपने गैंग के उस व्यक्ति को बुलवाता है और उसे समझाते हुए साथ ही बाकी जो गैंग के लोग होते हैं उन्हें भी बुलाकर सबको खड़ा करके समझाता है कि तुम लोग कहीं भी लूटपाट करो, लेकिन कहीं भी किसी की बहू, किसी की बहन बेटी पर हाथ नहीं डालना, किसी की भी इज्जत पे हाथ नहीं डालना।
और इसके बाद जो डाकू उस दुल्हन को लेकर अगवा करके लाया था उससे कहता है कि इसको सही सलामत साथ में एक पुरस्कार भी लेकर जाओ इसके लिए, और जाकर इसके घर पर जो कोई भी मिलता है इसके परिवार में, और अगर कोई भीड़ मिल जाती है, कई लोग मिल जाते हैं, तो उनके सामने जो है सार्वजनिक होकर माफी मांगकर उनसे क्षमा मांगकर ही वापस आना। और वह व्यक्ति ऐसा ही करता है, उस दुल्हन को वापस ले जाता है पुरस्कार के साथ, बड़ी इज्जत के साथ उसको जो है उनके परिवार में वापस करता है और क्षमा मांगता है, कहता है कि हमसे जो है गलती हो गई थी और उसे हम लौटाने आए हैं, उसे माफ कर दीजिए। अब लूटपाट का जो सिलसिला है इसी तरह से आगे बढ़ता रहता है। और सुल्ताना डाकू के जो गैंग के लोग थे, लूटपाट भी सिर्फ उन्हीं लोगों के यहाँ करते थे जिनको अंग्रेजों ने जमींदार नियुक्त किया था या फिर जो अंग्रेजों की मदद किया करते थे। यह भी कहा जाता है कि जो सुल्ताना डाकू था, जो भी धन लूटपाट कर लाता था गरीबों में बांट दिया करता था। साथ ही यह भी बात सुनने में आती है कि सुल्ताना डाकू जिस भी दुकान से कुछ खरीदता था तो वहां जो भी सामान का कीमत होती थी उसके डबल कीमत देकर आता था। यही बात जो है सुल्ताना डाकू की लोगों को बड़ी अच्छी लगती थी। इसी बीच जो एक अंग्रेजन होती है, एक अंग्रेज महिला, उसने भी सुल्ताना डाकू के जो किस्से हैं, कहानी है, सुन रखे थे। वह एक पत्र लिखती है सुल्ताना डाकू के पास, भेजती है और उसमें लिखती है कि सुल्ताना डाकू, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मोहब्बत हो गया है, तो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सुल्ताना डाकू जो है उसके जो प्रपोजल होता है, उसका रिश्ता होता है, ठुकरा देता है। कहता है कि अंग्रेजों से जो है बिल्कुल नफरत करता हूँ, क्योंकि अंग्रेजों ने जो है हमारे देश पर हुकूमत कर रखा है, कब्जा कर रखा है, ऐसे अंग्रेज से मैं कभी प्यार नहीं कर सकता हूँ। और वह इस शादी को जो है ठुकरा देता है। इसके बाद एक महिला जो कि नाचने गाने का काम करती थी, जिसका नाम फुलकन बाई होता है, इसके बाद वह जो है डाकू भी बनती है, डाकू पुतली बाई के नाम से भी जानी जाने लगती है। फुलकन बाई के साथ जो है वह शादी कर लेता है। इसी दौरान जो है एक बच्चा भी उसे पैदा होता है महिला को। साथ ही जो है डाकू सुल्ताना इसी तरह से अपनी गैंग को चलाता रहता है, लूटपाट का जो सिलसिला है चलता रहता है। और एक दिन जो है सोना चांदी भरकर एक ट्रेन में जो है अंग्रेज ले जा रहे थे। इसी बीच जब डाकू सुल्तानों को पता चलता है तो एक अंग्रेज को पकड़कर उसी ट्रेन के सामने फेंक देता है। इसके बाद जो ट्रेन होती है, ड्राइवर उसे रोक लेता है। रोकने के बाद जैसे ही सुल्ताना डाकू के गैंग होती है उसके अंदर घुस जाती है और सारा सोना चांदी लूट लाते हैं और लूट कर जो है गरीबों में बांट देते हैं। इसके बाद जो अंग्रेज होते हैं और जो जमींदार होते हैं, अंग्रेज के जो चहेते, उनके अंदर एक दहशत फैल जाती है और उस क्षेत्र में, उस आसपास के एरिया में जो है जितने भी अंग्रेज होते हैं वह घबराने लगते हैं, थर्राने लगते हैं। तभी कुमाऊं मंडल के पारसी भिंड का एक अफसर जो है, पुलिस अफसर, यह फैसला लेता है कि सुल्ताना डाकू को किसी भी कीमत में, किसी भी हाल में जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा, नहीं तो यह बड़ा ही कोहराम मचा देगा। और वह अभी 300 पुलिस की एक टीम बनाता है और उसके साथ जो है कुछ घुड़सवार भी रखता है, क्योंकि जो सुल्ताना डाकू था उसके पास घोड़ा भी था और घोड़ा का नाम था चेतक। चेतक जो है वो महाराणा प्रताप के घोड़े के नाम से रखता है। साथ ही उसके पास एक कुत्ता भी होता है जिसका नाम राय बहादुर होता है, जो कि अंग्रेजों के नाम से ही रखता है वह। और एक दिन जो है नजीमाबाद के एक जंगल में जब कोई उसे देख लेता है तो अंग्रेजों को यह मुखबर कर देता है, या जो है सूचना दे देता है कि सुल्ताना डाकू जो है जंगल में छिपा हुआ है। और इसी बीच जो है सुल्ताना डाकू को वे पुलिस अफसर जो है आकर दबोच लेते हैं और पकड़कर जो है एक जेल में डाल देते हैं। 7 महीने तक जो है इसकी सुनवाई चलती है और 7 महीने सुनवाई के बाद जो है आगरा की जेल में उसके 14 साथियों के साथ 7 जुलाई 1924 को जो है उसको फांसी दे दी जाती है, उसको सजा दे दी जाती है। तो दोस्तों, यह थी घटना सुल्ताना डाकू की। कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं किया तो कर सकते हैं। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।